दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर द साइंस हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में साइंस का जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, वह है 9 नंबर। क्या है? 9th चैप्टर है जिसका टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। अर्थात आनुवांशिकी क्या होती है, फिर इसके अंतर्गत कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे लक्षण हैं, नए नक्श हैं या बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, वो अपने मम्मी पापा से ही मैच करते हैं। जो गुण हैं वो भी मम्मी पापा से मैच करते हैं। ये किसके कारण होते हैं? ये सब जेनेटिक के कारण होते हैं। किसके कारण? ये सब जीन के कारण या जेनेटिक के कारण होते हैं। तो आज हम लोग पूरी की पूरी जानकारी लेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें वृष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें वृष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं या भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो लैंगिक जनन द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी, ये क्लियर है। बट जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होती उनमें विभिन्नताएं बहुत कम होंगी। विभिन्नताएं होंगी लेकिन माइन्यूर होंगी, बहुत कम विभिन्नताएं होंगी। तो इस अध्याय में हम उन क्रिया विधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती हैं। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। किसमें करेंगे? जैव विकास में करेंगे। अब आपके सामने जो टॉपिक है वह है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। क्या टॉपिक है? जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति एक आधारिक शारीरिक अविकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। अभी आप लोग देखेंगे चित्र 9.1, जैसा कि आपके सामने है। देखिए इसमें क्या दर्शाया गया है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। शीर्ष पर दर्शाए गए पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी, परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव वृष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। ये देखिए दोस्तों, आप चित्र देख पा रहे होंगे और इसमें हम चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए कैसे पेरेंट्स से दो संतति, फिर इनसे ये चार संतति में विकसित हुए हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे एक से दो और दो से चार हुए हैं, चार से ऐसे आठ होंगे। यही क्या है? जेनेटिक डिवाइडेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र 9.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर चार जीवाणु उत्पन्न करके करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। डीएनए का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। परंतु यदि लैंगिक जनन होता
तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। जब आनुवंशिकता के जेनेटिक्स के जो रूल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर हम विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अर्थात पिछले चैप्टर्स में हमने ये सब बताया हुआ है कि कैसे कौन से जीव गर्मी वाले एरिया में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, और ऐसे कौन से जीव हैं या कैसे अपने कुछ जीव हैं जो बहुत ठंडे इलाके में भी अपने शरीर को गर्म रखते हैं और अपने को जीवित रखते हैं। समतापी और विषमतापी के बारे में भी आपको बताया है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब जो अपने पास टॉपिक है वो आपके सामने है आनुवंशिकता। क्या है आनुवंशिकता? जब प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है, अभिकल्पना। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो कुछ ना कुछ अपने लक्षण हैं, गुण हैं, शरीर की बनावट है, वो माँ बाप से मिलते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? यही प्रोसेस माँ बाप से जो गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, बच्चों में आते हैं, इसी क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता इसको कहते हैं। तो अब जो हमारा इसके अंतर्गत टॉपिक है वह दोस्तों है आपके सामने वंशागत लक्षण। क्या है वंशागत लक्षण? वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन जैसा दिखाई नहीं पड़ता है तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। ये क्रियाकलाप है, इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये चित्र देखिए दोस्तों, ये चित्र आपके सामने है 9.2। इसमें क्या दिया गया है? स्वतंत्र तथा ऑप्शन बी में क्या दिया गया? जुड़े कर्णपाली, अर्थात कान जुड़े हुए कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। ये कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता, परंतु कुछ में नहीं। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम होता है। देखिए, देख लो, ऊपर वाले में नीचे कान का हिस्सा ये जो है जुड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए एरो करके बताते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ जुड़ा नहीं है, बट इसमें आप लोग देखोगे तो ये जुड़ा हुआ दोस्तों है। अब हम लोग देखेंगे लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकता के या आनुवंशिकी के पिता कौन हैं, तो आप कह सकते ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही मटर के पौधे पर दोस्तों परीक्षण किया था और उन्होंने वंशागत के बारे में बताया था, आनुवंशिकी के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो वक्त आ गया है कि अब पढ़ेंगे लक्षणों की वंशागत के नियम, मेंडल का योगदान। अर्थात मेंडल का इसमें क्या योगदान रहा है। मानव में लक्षणों की वंशागत के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? मेंडल ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम भी बताए हैं। उन प्रयोगों के बारे में जानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी अर्थात विकल्पी, ऑप्शनल जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, लक्षणों का अध्ययन किया। क्या किया दोस्तों? लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते, उदाहरणतः गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफेद बैंगनी फूल इत्यादि।
उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की। अब देखिए दोस्तों, प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1। देखिए, इसको आप फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। प्रथम पीढ़ी को दोस्तों जो प्रदर्शित किया गया है, वो प्रदर्शित किया गया है F1 से। किससे? F1 से प्रदर्शित किया गया है। F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया था। इसको इंग्लिश में स्वपरागण को दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। पैतृक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से एक चौथाई संतति बौने पौधे होते थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रकृतियों की वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, अब आपको हम चित्र दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे क्रॉस किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हाँ, अब आपके सामने चित्र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे F1। देखिए, बहुत अच्छे से इसको हम आपको समझाते हैं, फिर करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ ये मैंने एरो लगाया है, जो कैपिटल T है, ये लंबा पौधा है। कैसा है? लंबा पौधा है। और ये आप लोग देख पा रहे हैं स्मॉल टी। ठीक, स्मॉल टी आप देख पा रहे हैं, तो यह है दोस्तों बौना पौधा। अब इसके बीच में हमें क्या करना है? क्रॉस करवाना है दोस्तों। ठीक है, क्या करवाना? क्रॉस करवाना है। ये होगी F1। क्या होगी? ये दोस्तों F1 पीढ़ी कहलाएगी। और जब इसमें दोस्तों क्रॉस करवाओगे तो आपके दो टाइप के बनेंगे। देखो क्या बनेगा जब इसका क्रॉस करवाओगे, तो कैपिटल टी बन जाएगा दोस्तों। चलिए पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, कैपिटल टी बन जाएगा और एक स्मॉल टी बन जाएगा। फिर इसके बीच में जब क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा। तो इसमें जब हम लोग प्रदर्शित करेंगे, ये देखिए तैयार बन के हुआ क्या? F1। इसको आप कह सकते हैं F1। ठीक है, F1 सॉरी, इसको F1 कहेंगे, ना कि F2 कहेंगे। F1 इसको कहेंगे। फिर सेकेंड थिंग्स आप दूसरी बात समझो, फिर आएगा F2, अर्थात जो सेकेंड जनरेशन होगी उसमें जब इनके बीच में क्रॉस होगा, तो इनके बीच में जब क्रॉस आप दर्शाओगे तो ये क्या बनेगा? कैपिटल टी बन जाएगा। कैपिटल टी, तो ये तो लंबा पौधा कहलाएगा, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। फिर इसी का जब क्रॉस कराओगे इधर, ठीक है, तो एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, बन जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या बचा दोस्तों? फिर यही सेम बन जाएगा जब यहाँ से क्रॉस करवाओगे। जब यहाँ पे आओगे तो ये देखिए स्मॉल टी आ जाएगा और कैपिटल टी आ जाएगा। तो बात तो सेम हो गई इसकी। और इसके बाद फिर आपका क्या बचा कि अब जो चौथा बनेगा क्रॉस, वो बनेगा जाके स्मॉल टी। अर्थात जो आपके सामने तीन पौधे हैं, 1 2 3। देखिए ये तो शुद्ध लंबा हो गया फर्स्ट, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए एवरेज वाले। और जो स्मॉल टी दर्शा रहा है छोटे वाले, ये हो गए बौने पौधे। यही F2 जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यही F2 जनरेशन कहलाता है। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है जेनेटिक्स चैप्टर।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या है आगे। आगे क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं पढ़ें और करें। देखिए इस व्याख्या में कैपिटल टी 2 बार एवं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं। ठीक है। देखिए जो कैपिटल टी 2 बार है ये शुद्ध लंबा पौधा है और कैपिटल टी स्मॉल टी ये एवरेज वाले पौधे हैं। जबकि अगर आपको स्मॉल टी 2 बार हो तो बौने पौधे को ये प्रदर्शित करते हैं। क्लियर दोस्तों। अब इसके अंतर्गत एक और चित्र आपको दिखाते हैं। 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी है। देखिए जो लंबा पौधा है कैपिटल टी वह प्रदर्शित हो रहा तो यह प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात स्मॉल टी वह अप्रभावी लक्षण होगा। ये देखिए दोस्तों चित्र, ये देखिए दो हैं फूल, एक गुलाबी सा है एक ग्रीन सा है, ग्रीन प्लस व्हाइट। इसका F1 में जब हुआ तो स्वनिषेचन हुआ अर्थात यही बन गए। तो अब जो F2 होगी वह देखिए 3 इस तरीके का होगा, एक हरा होगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। तो इनका अनुपात जो बन के आया, क्वेश्चन कैसे आता, क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि जो F2 जनरेशन है, F2 अनुवांशिकी है, उसका अनुपात क्या है। तो आप कह सकते हैं 3:1। क्या लिख सकते हो, 3:1 जो है F2 जनरेशन का है। बिल्कुल। और ऐसे ही देखो इसमें ये दिया गया है, हरे मटर के पौधे आपके सामने दिए गए हैं, गोल हरे बीज, कैपिटल डबल आर है और स्मॉल वाई है। और झुर्रीदार पीले बीज कैसे हैं, इसमें देखिए स्मॉल डबल आर है और कैपिटल डबल वाई है। इसमें जो क्रॉस करके इन्होंने बनाया है दोस्तों F1 में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, गोल पीले बीज। फिर इसके बाद इन्होंने ये क्रॉस करके दिखाया है, इसका जो अनुपात निकल के आता है दोस्तों वह 9:3:अनुपात देखिए 9:3:3:1 होता है। अर्थात 315 जो होते गोल पीले बीज होते हैं, 108 गोल हरे होते हैं और 101 झुर्रीदार पीले होते हैं, 32 झुर्रीदार हरे बीज होते हैं, टोटल 556 होते हैं। इस क्रॉस को आप लोग एक बार देख लें कैसे ये करवाया गया है। देखिए दोस्तों ये है, इसका इससे कराया गया है। ठीक है। जब इन दोनों का करवाओगे तो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए कैपिटल आर 2 बार आया, कैपिटल वाई आया। फिर हमने क्या किया, इसको पकड़ा, फिर इससे क्रॉस कराएंगे तो देखिए कैपिटल आर आ जाएगा, एक कैपिटल वाई आ जाएगी और एक स्मॉल वाई आ जाएगी। इस तरीके से इसका भी हुआ इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, इस तरीके से इन्होंने क्रॉस करवाया है। इस टेबल को एक बार और देख लें दोस्तों, फिर आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब जो अपने पास है वह है ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करती है जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी अर्थात कम पावरफुल होगी, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में
दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति को संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त हो, जैसा कि चित्र मैंने अभी आपको दोस्तों दिखाया था 9.5 में और समझाया भी था। देखिए 9.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण है कि 2 लक्षण कैपिटल आर तथा स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप में आहरित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका, जिसको आप पैतृक अथवा मातृक कोशिका भी कह सकते हैं, से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका में आता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बनी हुई युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। आपको बता दें दोस्तों, जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। कितनी है? 46 है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जोड़े में कितनी है तो आप 23 कहेंगे। संख्या में पूछी जाए तो 46 कहेंगे, जोड़े में 23 होती है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशानुगति के इन नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? देखिए दोस्तों, यह चित्र है, आगे है। चलिए लिंग निर्धारण पढ़ते हैं, स्पेशली मनुष्य में। आपको बता दें दोस्तों, अगर एक्स वाई है तो वो नर है। क्या है? एक्स वाई जो है वह नर को प्रदर्शित करते हैं, मेल को प्रेजेंट करते हैं, और जो एक्स एक्स है वह मादा को उपस्थित करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं, फीमेल को प्रेजेंट करते हैं। आइए अब देखेंगे लिंग निर्धारण। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, अदर एनिमल्स हैं, वो अपना लिंग नहीं चेंज कर सकते, बट जो घोंगा होता है वह अपना लिंग चेंज कर लेता है, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा क्या, लड़की। क्लियर दोस्तों? आइए इसके पहले आपको चित्र दिखा देते हैं जो आप देखेंगे। चित्र 9.6 मानव में लिंग निर्धारण। देखिए दोस्तों, नर, मैंने आपको बताया था नर जो है उसे एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, मादा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं अर्थात साइंस प्रेजेंट करती है डबल एक्स, अर्थात क्या, डबल एक्स से इसको प्रेजेंट करते हैं। फिर क्या हुआ कि युग्मक एक्स वाई और एक्स एक्स। देखिए युग्मनस क्या बना? अगर एक्स एक्स बन जाएगा तो मादा संतति, अगर एक्स वाई बना तो नर, और एक दो कम ज़्यादा हो गए तो किन्नर हो जाएगा। इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, परंतु अभी तक हम मानते हैं
रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि ये शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तत्व में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे मादा हो चाहे नर हो, 22 गुणसूत्र जो होंगे सेम होंगे, 22 जोड़े। जो 23वां है वही निर्धारित करता है कि ये नर होगा कि मादा होगा। ठीक है दोस्तों, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं, स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। अर्थात एक्स एक्स होंगे तो वह क्या कहलाएगा? वह हो जाएगी मादा, और एक्स वाई होगा तो नर। लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? जैसा कि चित्र 9.6 में अभी आपको मैंने बताया है दोस्तों, समानता आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बता दें, जो मानसिकता है वो ये है कि अगर बच्ची जन्म ले रही है तो माता की कमी नहीं दोस्तों। बच्चा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, सबसे बड़ा योगदान उसके पिता का होता है। क्या होता है इसमें बताया भी गया है। इस देखो, बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है। जिस प्रकार का गुणसूत्र दोस्तों प्राप्त होगा, उसी टाइप से वह लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, नारी का सम्मान करें और बच्चियों को भी जन्म लेने दें, और कन्या भ्रूण हत्या को एकदम प्रतिबंधित करें और ऐसी मानसिकता वालों को दूर भगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ है वह वंशानुगत लड़का होगा। देखिए दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं, इसको समझें। अब जो अपना टॉपिक है वह है विकास, जिसको आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। देखिए इसका क्या है सेंस। हमने देखा कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो डीएनए प्रकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे एक दृष्टांत। क्या देखेंगे? एक दृष्टांत देखेंगे। सोचिए कि 12 लाल भृंगी, जिनको बिटल्स कहते हैं, का एक समूह है। वो हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें जो कि चित्र 9.7 में प्रदर्शित है, जो इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सकेंगे। ये देखिए दोस्तों, चित्र दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से भृंगी है और इसको कौवा खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, एक समष्टि में विभिन्नताएं, वंशानुगत तथा अन्य। देखिए दोस्तों, प्रथम स्थिति दोस्तों, ये सब आप देख पा रहे हैं, ये समझ लो। चित्र फिर से देख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भ्रंग दिखाई देता है। हरा भ्रंग अपना रंग अपनी संतान को आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भ्रंग को नहीं देख पाते हैं, अतः उन्हें नहीं खा पाते हैं। क्या होगा? हरे भ्रंग की संतति का शिकार नहीं होता, जबकि लाल भ्रंग की संतति लगातार शिकार होती रहती। फलस्वरूप भ्रंगों की समष्टि में लाल भ्रंगों की अपेक्षा हरे भ्रंगों की संख्या बढ़ती रहती है।
दूसरी परिस्थिति में जानिए, सेकंड सिचुएशन क्या थी। जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भ्रंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भ्रंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भ्रंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले लाल भ्रंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भ्रंग हैं, परंतु अधिकतर भ्रंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिससे ये भ्रंग रहते थे। इससे बहुत से भ्रंग मारे जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भ्रंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती, परंतु इसमें अधिकतर भ्रंग नीले हैं। यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक समान लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में, वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जनन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। अब आगे हम देखेंगे, परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया था। जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भ्रंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भ्रंगों का अनुपात संख्या बढ़ती जाएगी। अतः प्राकृतिक चयन भ्रंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भ्रंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सकें। कहने का मतलब है दोस्तों, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। किसी जीव की ना अधिक संख्या कम हो, ना ही बहुत अधिक हो। अधिक होगी तो वो दूसरे जीवों को नहीं जीने देगी, कम होगी तो उसकी जो जाति है, वंश है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भ्रंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भ्रंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है, जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। अब तीसरी स्थिति को देखिए। इसमें भ्रंग समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है। भ्रंगों के लिए पत्तियां कम होती जाती हैं। परिणामतः भ्रंग अल्प पोषित रह जाता है। भ्रंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई है। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भ्रंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भ्रंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर विचार करते हैं। अब अपने पास है उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। क्या है दोस्तों, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण? देखिए, उपार्जित ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम अभ्यास करके प्राप्त करते हैं। प्रैक्टिस, एक लाइन बोली गई है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। अर्थात अभ्यास करके जो लक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो हमें पेरेंट्स से, गार्जियन से या माता पिता से या दादी बाबा से जिससे प्राप्त होते हैं, वह आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर इनको इंग्लिश में भी कहते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं। यदि भूभुक्षण के कारण भृंगों के शरीर के भार में कमी आती है तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः भूभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भ्रंग कम भार के हों तो भी इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत न होना है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव
क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कह सकते हैं। आइए ये जानने के लिए कि अर्जित अनुभव या लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते। एक प्रयोग द्वारा समझते हैं, यदि हम पूंछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति की भी पूंछ होगी। जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे, अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चार्ल्स चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, इनका जीवन काल 1809 से 1882 तक रहा है। इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, समझ सकते हैं। देखिए, इसको स्वयं पढ़ें और जानें कि ये साइंटिस्ट थे। देखिए दोस्तों, यही कारण है कि आनुवंशिकता एवं वंशानुगति, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, का ज्ञान जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। वह अवश्य ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रेलियन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इसको आप स्वयं पढ़ें। देखिए दोस्तों, चार्ल्स डार्विन है, इसके बारे में आप स्वयं पढ़ें। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है, इसको स्वयं पढ़ें और समझें। अब है जो आपके सामने टॉपिक, जाति उद्भव। ये दोस्तों उस जाति से संबंध नहीं है, ये जाति अर्थात स्पीसीज से मतलब है, वंश से मतलब है। यहाँ पर उस कास्ट से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वह सूक्ष्म विकास था। इसका अर्थ है कि ये परिवर्तन बहुत छोटे हैं, यद्यपि महत्वपूर्ण है। फिर भी ये विशिष्ट स्पीसीज की समष्टि के समान लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि नई स्पीसीज का उद्भव किस प्रकार होता है। यह तभी कहा जा सकता है जबकि भृंगों का यह समूह, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दो भिन्न समष्टियों में बट जाए तो आपस में जनन करने में असमर्थ हो। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। तो क्या हम उन कारणों का विस्तारण करें जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है और स्पीसीज की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। सोचिए क्या होगा कि वे झाड़ियां जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं, एक पर्वत श्रृंखला के बृहद क्षेत्र में फैल जाएं। परिणामतः समष्टि का आकार भी विशाल हो जाता है, परंतु वेष्टि भृंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं, वे बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नर एवं मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक है। अतः जनन प्रायः इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होता रहेगा। हाँ, कुछ सासी भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अथवा कौवा एक भृंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। दोनों ही स्थितियों में अप्रवासी भृंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा। परिणामतः अप्रवासी भ्रंग के जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग हैं, परंतु पूर्ण रूपेण अलग नहीं हुई है। परंतु यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियां और अधिक पृथक हो जाएंगी। दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आनुवंशिक विचलन प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण हो जाएगा। भौगोलिक रूप से विलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी भिन्न होगा। अतः उदाहरण के लिए एक उप समष्टि की सीमा में उकाब या चील द्वारा कौवे समाप्त हो जाते हैं, परंतु दूसरी उप समष्टि में घटना नहीं होती है। जहाँ पर कौवों की संख्या बहुत अधिक है, परिणामतः पहले स्थान पर भृंगों का हरा रंग का प्राकृतिक चयन नहीं होगा,
जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। भृंगों की इन पृथक उपसमष्टियों में आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न हो जाती हैं। यह भी संभव है कि अंततः इन समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतर्जनन में असमर्थ हैं, अर्थात अंतर्जनन वे नहीं कर पा रहे हैं, किसी टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा यह परिवर्तन संभव है। यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो सकती हैं। अथवा संभव है कि ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो जाए जिसमें हरे रंग की मादा भ्रंग लाल रंग के नर भ्रंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे। वह केवल हरे रंग के नर भ्रंग के साथ ही जनन कर सकते हैं। यह हरे रंग के प्राकृतिक वर्ण के लिए एक अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है। अब यदि ऐसी ही हरी मादा भ्रंग दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा, जनन ना हो, परिणामतः भ्रंगों की नई स्पीसीज का उद्भव होता है। कुछ प्रश्न हैं, इनको आप स्वयं पढ़ें और करें दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है वह है विकास का वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? विकास का वर्गीकरण है, बिल्कुल देखेंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चहुओर अर्थात अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज के बीच विकासी संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये एक प्रकार से समय घड़ी से पीछे जाना होता है। हम ऐसा विभिन्न स्पीसीज के अवलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। इस प्रक्रम को समझने के लिए हम क्लास 9 में पढ़े जीवों के वर्गीकरण को याद कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 9 में जीवों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है या क्या होता है। देखिए, और दोस्तों ये चैप्टर अगर आप देखना चाहें 9th क्लास का तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। इसके लिए कौन से अवलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अवलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं। अवलक्षणों से हमारा क्या अभिप्राय है? वह आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अवलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अवलक्षण कहलाता है। हमारे 4 पाद होते हैं, ये एक अवलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अवलक्षण है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन दोस्तों बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ आधारभूत अवलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अवलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अविकल्प का आधारभूत अवलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक का होना या न होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अविकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंता कंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल का अवलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अविकल्प अंतर है। इन थोड़े से प्रश्नों जो हमने यहाँ पूछे हैं के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। आगे आप लोग देखेंगे, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अवलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधी हैं।
उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित हैं, परंतु उसके अपने भाई से कम। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान हैं, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, न कि 1 पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात को भली प्रकार जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि स्पीसीज जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। अतः हम स्पीसीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूह का एक बड़ा समूह बनाइए जिनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर के हों। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जहां मात्र एक ही स्पीसीज थी। यदि यह सत्य है तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य अजैविक पदार्थों से हुई होगी। यह किस प्रकार संभव हुआ होगा, इनके विषय में इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। यह रोचक होगा यदि हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकें। अब जो अपने पास टॉपिक है वह है दोस्तों विकासी संबंध खोजना। विकासी संबंध है उसको खोजना दोस्तों अपना टॉपिक है। देखिए क्या है, जब हम विकासी संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को ही लेते हैं कि पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर की भांति स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। चित्र अभी आप लोग 9.8 देखेंगे। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ। पहले आप समझो कशेरुक क्या होते हैं। इंग्लिश में से कॉर्डेटा कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। समझना दोस्तों, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? कशेरुक जंतु होते हैं, कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, चाहे वह जोंक हो, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? अकशेरुकी होते हैं। इंग्लिश में नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। अब आपको चित्र दिखाते हैं। चित्र 9.8 समजात अंग देखिए। मेढक, छिपकली, पक्षी मानो बस जरूरत के अनुसार, जैसी जरूरत वैसे इनमें विकास होता गया, बस और धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासी संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है। परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एक मात्र कारण समान पूर्वज परंपरा नहीं है। अब चमगादड़ एवं पक्षी के पंख देखेंगे चित्र 9.9 में के विषय में आपके क्या विचार हैं। ये रहा दोस्तों चित्र 9.9 समरूप अंग चमगादड़ एवं पक्षी के अंग, अर्थात ये आगे वाले दिए गए चमगादड़ का एक साइड पक्षी का। देख लो क्या अंतर है और समझ लो दोस्तों। देखिए दोस्तों, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं। तो क्या पक्षी एवं चमगादड़ों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें, हमें पक्षी एवं चमगादड़ के पंखों को और बारीकी से देखना चाहिए। इसे आप फिर देख सकते हो। ये रहा अंतर, देखो, समझो और बताओ। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुक्ता उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो परों से ढकी रहती है, अर्थात पंखों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अविकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। अब यह विचार करना रोचक होगा कि पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद को समजात माना जाए अथवा समरूप। अब आप लोग देखेंगे जीवाश्म। क्या है दोस्तों? जीवाश्म क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीशीज पर ही नहीं,
देखिए दोस्तों, जीवाश्म समझते हैं फिर से। अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीशीज पर ही नहीं की जा सकती, वरन उन स्पीशीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। हम कैसे जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीशीज कभी अस्तित्व में थी? यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। जीवाश्म क्या है? सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। इसके पहले आप लोग चित्र देखो दोस्तों, बहुत जरूरी चित्र है। चित्र 9.10 है। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म विभिन्न आविर्भाव तथा परिलक्षित विस्तृत अवस्थाओं को देखिए। डायनासोर का कपाल जीवाश्म जो दिखाया गया है, कुछ वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में पाया गया था। देखिए, ठीक है। जीवाश्म पेड़ का तना आप देख पा रहे हो। जीवाश्म आकशेरुकी अमोनाइट, क्या बोले? अमोनाइट। जीवाश्म आकशेरुकी ट्राइलोबाइट। जीवाश्म मछली नाइटिया। जीवाश्म डायनासोर कपाल राजा सौरस। ये चीजें आप जरूर देखें। ये जीवाश्म दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तथा वह समाप्त हो जाता, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिलक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवाश्म कहते हैं। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? इस बात के आकलन के दो घटक हैं। एक है सापेक्ष, यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नहीं है। दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? फॉसिल डेटिंग कहते हैं, ये रहा, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समय स्थानकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। देखिए दोस्तों, जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं इसको आप देख लें। देखिए दोस्तों, इसको समझ लें और खुद पढ़ लें, ठीक है? किस तरीके से जीवाश्म का निर्धारण होता है। यहाँ से देख लो कैसे एक डायनासोर था, नीचे गिर जाता है, फिर दबता रहता है, ठीक इस तरीके से ये कई परतों तक नीचे ये दबा चला जाता है, फिर इसकी आकृति या आकार हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे विकास के चरण, क्या देखेंगे? विकास के चरण। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आंख का चयन, उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है? निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक बीज का चरण, पहले आप चित्र देखो 9.11, ये रहा चित्र 9.11। प्लेनेरिया नाम के चपटे क्रम की अति सरल आंख होती है, जो वास्तव में नेत्र बिंदु है जो प्रकाश को पहचान सकता है। ये देखिए आंखें रही कैसे एकदम गिलहरी की तरीके बना हुआ है। प्लेनेरिया यह जीव है, इसकी आंख आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, जैसे कि अल्पवर्धित आंख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है, यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आंख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती है, उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी में भी, तथा आंख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासी उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए पर जो संभवतः ठंडे मौसम से ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे,
बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं। यहाँ इसका उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। ये सत्य है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचन हमें यह अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है कि विकासी संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस प्रकार या इस प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध हैं? जंगली गोभी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य के रूप में उगाता था। तब उसने चयन द्वारा उसे विभिन्न सब्जियां विकसित की। चित्र 9.13 अभी आपको दिखाते हैं। चलिए देखो दोस्तों, ये चित्र 9.12 है, इसको भी देख लो। डायनासोर की है, ये जीवाश्म मिले हुए हैं दोस्तों, और 13 इसके नीचे अभी आपको दिखाएंगे। परंतु यह प्राकृतिक वर्ण ना होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई, जो बहुत ही अच्छी होती हेल्थ के लिए। अथवा बंद पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास किया। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे? उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुए हैं। ये लो दोस्तों, ठीक है। 9.13 चित्र है जंगली गोभी का विकास। कैसे देखिए, गोभी, लाल गोभी, गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, सभी की सभी का ऐसे विकास दोस्तों हुआ है। विकासी संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। वह विचार था कि जन्म के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि ये सत्य है तो विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए हैं। विकासी संबंध स्थापित करने में इस विधि के व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे आणविक जाति वृत्त। इसको आप लोग पढ़ें और समझें। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको भी आप लोग देख लें। अब जो अपने पास टॉपिक है, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। स्पीसीज के वंश वृक्ष की कड़ियां ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली, इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव हैं, अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है। भृंग के उदाहरण में देखा था कि नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि पहली विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीसीज अपनी पूर्वज स्पीसीज से उत्तम ही हो। केवल प्राकृतिक वर्ण एवं आनुवंशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीसीज के साथ जनन में असमर्थ हैं। अतः उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ है, वरन पहले मानव एक चिंपैंजी दोनों ही के एक पूर्वज थे। पूर्वज क्या थे? वो समान थे। वे ना चिंपैंजी की तरह दिखते थे और न ही मानव की तरह। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों से विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो। परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीशीज का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक स्पीशीज का वर्तमान स्वरूप बना है। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रकृति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अविकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व अविकल्प अदक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं
सरल अविकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अविकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। अब हम लोग देखेंगे मानव विकास। देखिए दोस्तों, मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था। यथा उत्खनन, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन हैं। इस धरती या ग्रह पर मानव के रंग रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफेद या भूरा भी कहा जाता है। चित्र 9.14 आप देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ी से पेड़ पौधे क्या बनाया गया दोस्तों। उसने फर्नीचर बनाकर सभी जीव जीवों को ऐसे उसने सुरक्षित रख लिया। देखिए दोस्तों, लंबे समय तक यह बहस चलती रही क्या इन आभासी समूह का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। केवल यही नहीं कि हम पिछले कितने हजार वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से हुआ? अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छाप को काल गर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता था। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहां के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे संसार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिमी एशिया तथा वहां से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया तथा पूर्व एशिया। वहां से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपीन से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुंचे, क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे। अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूह में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने आने का यह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की घटना मात्र ही थी, तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप कर लें। अब वक्त आ गया, फटाफट पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। आपने क्या सीखा? बिल्कुल दोस्तों, पढ़ते हैं। देखिए, जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट है, विभिन्न विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अविलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। क्या होते हैं? इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अविलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए तथा Y लड़कों के लिए निर्भर करता है। अर्थात बेटा हो या बेटी हो, ये सब निर्भर किस पर करता है? पिता पर दोस्तों निर्भर करता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, स्पीसीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग बना सकती हैं अथवा केवल आनुवंशिक विचलन में योगदान देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पीसीज
स्पीसीकरण हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विकासी संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज से हमें अंदाजा होता है कि समय के किसी बिंदु पर अजैव पदार्थों ने जीवन की उत्पत्ति की है। नेक्स्ट ऑप्शन है जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीसीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं सॉरी, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ है। अगला पॉइंट है जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। नेक्स्ट आपके सामने है पॉइंट ये रहा, विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अविकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अविकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है अपना जो सेंटेंस है, पॉइंट है, मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ है और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है 10th क्लास का। ये सिविल सर्विसेज के लिए पीएसटी, टीएसटी, सुपर टेट, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि साइंस उसमें आती है। प्लस जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम हो, किसी भी बोर्ड से हों, स्पेशली उनमें एनसीईआरटी की बुक चलती हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फटाफट दोस्तों इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोबारा से।